प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे थे और इस थ्योरम से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर इनर्शिया मैट्रिक्स जो है इवेल्युएट करें और उस इनर्शिया मैट्रिक्स को इवेल्युएट करने के बाद अगर उस मैट्रिक्स की अगर हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि जो सिस्टम ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन 3 हमें मिला था, उस सेट ऑफ इक्वेशन के कोएफिशिएंट से उनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये डिड्यूस किया था थ्योरम के प्रूफ में कि अगर इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज मींस ये जो लैम्डा की वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं, अगर लैम्डा की वैल्यूज या इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज अगर हम इवेल्युएट करें, जो कि इनर्शिया मैट्रिक्स के केस में हमें 3 आइगन वैल्यूज मिलती हैं, तो वो जो 3 आइगन वैल्यूज है इनर्शिया मैट्रिक्स की, वो एक्चुअली हमें प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिजिड बॉडी के केस में जो है वो बताते हैं कि इस रिजिड बॉडी के प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया की वैल्यूज क्या होंगी। फिर दोबारा सुन लें कि अगर इनर्शिया मैट्रिक्स के केस में हम उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें तो हमें 3 आइगन वैल्यूज मिलती हैं। लेट्स से कैपिटल I1, कैपिटल I2, कैपिटल I3, ये जो 3 आइगन वैल्यूज होती हैं इनर्शिया मैट्रिक्स की, इन 3 आइगन वैल्यूज को हम प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कहते हैं रिजिड बॉडी की। याद रखिए कहना है प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कहना है, सिंपली मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज नहीं कहना। प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज होगी ये 3 आइगन वैल्यूज रिजिड बॉडी की। अगर हम लोगों से ये भी कहा जाए कि हम प्रिंसिपल एक्सिस भी फाइंड आउट करें, मींस वो वाले एक्सिस भी फाइंड आउट करें जिन एक्सिस के अबाउट ये प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज इवैल्यूएट किए हुए हैं, तो एक्सिस फाइंड आउट करने का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने एक्सिस की डायरेक्शन बतानी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली किस डायरेक्शन में जो है, किस वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो लाई कर रहे हैं, तो वो हम लोगों ने बताना होगा। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में लाई कर रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हम लोग बताते हैं। और वो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन बताएं, तो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं आप लोगों ने कि आपको जो 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी इनर्शिया मैट्रिक्स की, उन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स भी मिलेंगे। जो 3 आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे 3 इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, वो जो 3 आइगन वेक्टर्स होंगे वो आपको 3 प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि 3 प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो उनकी डायरेक्शन जो है वो किन किन वेक्टर्स के अलोंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोबारा अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस ये अगर इस तरह अगर आपके 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाले हैं स्क्रीन पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो आप आइगन वेक्टर्स आपके क्यों होंगे? आइगन वेक्टर्स आपके फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर आई हो सकता है, जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर हो, लेकिन एज कोई भी वेक्टर आपको मिलेगा जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। तो क्योंकि एक प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपका जी एक्सिस है, तो आपको पता है जी एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है। जी एक्सिस के अलोंग आप अगर कोई वेक्टर लिखना चाहें तो जी एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। अब जी के जो यूनिट वेक्टर है ये जी एक्सिस के अलोंग है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो है जो कि जी एक्सिस है वो के यूनिट वेक्टर के अलोंग है। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फॉर एग्जांपल एक्स अगर एक्स एक्सिस है तो आपको आइगन वेक्टर जो है आई मिल जाएगा, या कोई और वेक्टर मिल सकता है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग हो। तो आप कह देंगे कि हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस वेक्टर के अलोंग है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर आई के अलोंग है, जी एक्सिस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के अलोंग है। और जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर ही आप बताएं, कोई एक वेक्टर बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 2i लिख देंगे 2i, तो ये भी एक वेक्टर है और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है इस वेक्टर की। तो आपको एक ना एक आइगन वेक्टर जो है वो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, और वो आइगन वेक्टर क्या बताएगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा कि जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आ रहे हैं, और जिनकी प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिनके अबाउट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आप लोगों ने आइगन वैल्यूज निकालते हुए फाइंड आउट कर ली हैं, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनकी डायरेक्शन जो है वो किन वेक्टर्स के अलोंग है, वो उन वेक्टर्स के अलोंग है जो आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए आप जो है आइगन वेक्टर्स निकालेंगे उन वेक्टर्स के अलोंग होगी। तो सिंपल वर्ड ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी रिजिड बॉडी या सिस्टम और रिजिड पार्टिकल्स के केस में आप लोग जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करें, वो उनकी वैल्यूज क्या होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिस्टम जो भी रिजिड बॉडी आपको दी गई है, जो सिस्टम और पार्टिकल दिया गया है, अगर आपको उसको यूज करते हुए उसके किसी पॉइंट के अबाउट या कह लें तो ओरिजिन के अबाउट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। इनर्शिया मैट्रिक्स इवैल्यूएट करने के बाद उस इनर्शिया मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यूज जो हैं वो इवैल्यूएट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनर्शिया मैट्रिक्स का ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 को जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी होती हैं, उस मैट्रिक्स लेट्स से वो मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में से लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट जो है वो उसको इक्वल टू 0 सेट करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलती हैं लैम्डा की, उन वैल्यूज को आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह आपकी लिखेंगे, एक ही जगह आप लोग इनर्शिया मैट्रिक्स लिखेंगे और माइनस लैम्डा या यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे,
आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट का जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लैम्डा की 3 वैल्यूज निकाल लेंगे। लैम्डा की जो 3 वैल्यूज मिलेंगी आपको, वो 3 वैल्यूज क्या होंगी, वो आपकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी के केस में क्या होंगी, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज होंगी। और वो जो 3 प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन ही फाइंड आउट करें, तो तीनों ही प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम जो है वो 3 आइगन वेक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स को किसी वेक्टर वी के साथ मल्टीप्लाई करें, और वो किसकी इक्वल आना चाहिए, लैम्डा जो कि आइगन वैल्यू है इनटू वी वेक्टर के। ये जो दो वेक्टर हैं, ये दो सेम ही वी पुट करते हैं यहाँ पे। ए वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसकी आइगन वैल्यूज हम यहाँ पे लैम्डा की जगह पुट करते हैं। तो यहाँ पे ए का भी पता होता है हमें, वो वाला मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज हम लोगों ने निकाली होती हैं, और लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। सिर्फ वी वेक्टर का नहीं पता हमें, जिसको हम आइगन वेक्टर कहते हैं, तो वी खुद से सपोज करके ए और लैम्डा की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो वेक्टर वी है इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो वेक्टर वी हमें मिलता है यहाँ पे, इसको आइगन वेक्टर कहते हैं। उससे आइगन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ही हमें बताती है कि एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन बताने का मतलब ये होता है कि आप लोग ये बता देते हैं कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस कौन से हैं। तो ये है थ्योरम में बताता है कि प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शियाज और प्रिंसिपल एक्सिस जो है किस तरह फाइंड आउट करने हैं। और यही जो वे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसको वर्डिंग में यहाँ पे शॉर्ट वे से लिखा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या वर्किंग रूल या क्या स्टेप जो है फॉलो करने होंगे थ्योरम को यूज करते हुए। तो स्टेप्स आपको 3 यहाँ पे लिखे नजर आ रहे होंगे। पहला स्टेप तो ये है कि जो भी आपको रिजिड बॉडी दी गई है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया गए हैं, चाहे वो डिस्क्रीट केस में हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस केस में हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कोई रिजिड बॉडी है उसके केस में आप लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स जो किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करना है। और ज़्यादातर हम जो है सबसे स्टार्टिंग के लिए इनर्शिया मैट्रिक्स जो ओरिजिन के अबाउट ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट फाइंड आउट करना आसान होता है। और हमने प्रीवियस जो मूवमेंट इनर्शिया के क्वेश्चन किए हुए हैं उनमें भी ज़्यादातर हम लोगों ने जो है वो जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी एक्सिस हैं, उनका जो उनको जो है ओरिजिन पे जो है ना वो उनका कॉमन पॉइंट लेके फिर जो हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यूएट करते हैं। तो ओरिजिन पे मोमेंट 3 म्यूचुअली पर एक्स वाई जी एक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेके इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आसान होता है। तो जब भी आपको कोई रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया गया है कि आप उस रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का को लेके इसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज और प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करें, मींस वो वाले 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस फाइंड आउट करें जिनके अबाउट प्रोडक्ट इनर्शिया 0 आता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस रिजिड बॉडी को लेके ओरिजिन के अबाउट आप लोगों ने सबसे पहले इनर्शिया मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, वो उसको फाइंड आउट करना है। इनर्शिया मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग ये कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल पैरेललोपिड के केस में हम लोग इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, आप लोगों ने ये वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे अगर इस माइनस लैम्डा और ये माइनस लैम्डा को ख़त्म कर दें, और ये जो आपको डिटरमिनेंट का सिंबल बना हुआ है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म लगा दें, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या लिखे हुए हैं, ये इनर्शिया मैट्रिक्स के 9 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें क्या है I11, I12, I13, I21, I22, I23 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स लिखा बना हुआ है ये वाला, सबसे पहले हम इसको जिसको हम इनर्शिया मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आई का भी नाम देते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस इनर्शिया मैट्रिक्स को फाइंड करना है। इनर्शिया मैट्रिक्स को फाइंड करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ओरिजिन पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मींस एक्स वाई जी एक्सिस लेके हम लोगों ने आई ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई ऑफ एक्स जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह बाकी जितने भी आई ऑफ वाई एक्स, आई ऑफ वाई जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनर्शिया मैट्रिक्स के सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करके हम लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। और जब इनर्शिया मैट्रिक्स में पता चल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है आप लोगों ने, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये करना है, देखना है कि आपने जो इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड किया है वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो इनर्शिया मैट्रिक्स आप लोगों ने फाइंड किया है वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स होने का क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने पहले भी इसकी डेफिनेशन बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि मैट्रिक्स के डायगोनल होने का क्या मतलब है। डायगोनल होने का मतलब ये है कि उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज आती हैं, ये सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 हो, और जो मेन डायगोनल में एंट्रीज आती हैं ये वाली, उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो।
एस की मैट्रिक्स में ऐसा केस हो कि उसकी मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया जाएगा उसके केस में अगर आप सबसे पहले इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो और इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद आप ये गौर करती हो कि आपने जो इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा? इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगा जब उसके प्रोडक्ट इनर्शियाज क्या होंगे, उन सभी की वैल्यूज क्या होंगी? जीरो होंगी और मूवमेंट इनर्शिया की कोई ना कोई वैल्यू जो है इन्वॉल्व हो रही होंगी जिनमें से कम एक मूवमेंट इनर्शिया की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इनर्शिया मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं वो एक्चुअली प्रोडक्ट इनर्शिया आ रहे हैं। ये भी प्रोडक्ट इनर्शिया है, ये भी प्रोडक्ट इनर्शिया। अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें, ये लैम्डा को रेज कर दें, इसको भी लैम्डा को रेज कर दें और इसको एज ए इनर्शिया मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पास जो इनर्शिया मैट्रिक्स लिखा नजर आ रहा है, इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वही जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे सर्कल करके, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये एक्चुअली क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज हैं। तो इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा? जब उसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज मींस जब उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और जो मेन डायगोनल में क्या कौन सी एंट्रीज आ रही है? मेन डायगोनल में मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज आ रहे हैं। मूवमेंट इनर्शियाज अबाउट लेट्स से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब बनता है जब उसके जो प्रोडक्ट इनर्शिया वाले कंपोनेंट्स हैं वो जीरो के इक्वल आ जाए सारे के सारे। और हमें पता है अगर किसी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को लेके उसके प्रोडक्ट इनर्शिया के सारे कंपोनेंट जो हैं वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ रही हैं, तो उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर आपने ओरिजिन पे एक्स वाई जी एक्सिस लेके अगर इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है और इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चला है कि वो जो इनर्शिया मैट्रिक्स आप लोगों ने फाइंड आउट किया है वो डायगोनल है, इसका मतलब ये है कि उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को लेके प्रोडक्ट इनर्शिया का आंसर क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट इनर्शिया का आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपके जो एक्सिस हैं वो क्या है? वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग एक्सिस अबाउट विच द इनर्शिया मैट्रिक्स इज इवैल्यूएटेड आर प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपने वर्ड में समझाता हूँ, अगर आप लोग स्टार्ट में क्या करते हो, ओरिजिन पे एक्स वाई जी एक्सिस लेके इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो, इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट किया और फिर आप नोट करते हो कि इनर्शिया मैट्रिक्स की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज मींस प्रोडक्ट इनर्शिया के आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब आपने जो ओरिजिन पे एक्स वाई जी एक्सिस लिए हुए हैं वही आपकी रिजिड बॉडी के क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हैं। क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को कहते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग सारे के सारे प्रोडक्ट इनर्शिया का आंसर जीरो आता है। अगर आप रीजन पे एक्स वाई जी एक्सिस लेके इनर्शिया मैट्रिक्स इवैल्यूएट करते हो और देखते हो कि प्रोडक्ट इनर्शिया का आंसर जीरो आ रहा है, मींस इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल आ रहा है, इसका मतलब आपने जो एक्स वाई जी एक्सिस लिए हैं वही आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं। आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कोई और ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने जो है वो जो एक्स वाई जी एक्सिस क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए हैं वही आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं। ठीक है, और बिल सेकंड केस ये है कि अगर आप इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो और उसके केस में क्या होता है कि हमने जो इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है वो डायगोनल नहीं है। डायगोनल ना होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के जो आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं आ रहे। कोई मैट्रिक्स नॉन डायगोनल कब होता है? जब उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी जीरो ना हो। और डायगोनल कब होता है? जब उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो हो। तो अगर आपका इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि इनर्शिया मैट्रिक्स की जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो नहीं आ रही हैं, वो सारी की सारी जीरो नहीं आ रही। इसका मतलब जो एक्सिस आप लोगों ने लिए हुए हैं एक्स वाई जी एक्सिस वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, उनके अलावा कोई और प्रिंसिपल एक्सिस आपको ढूंढने पड़ेंगे। फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने कैसे ढूंढने हैं वो आप लोग उसके लिए थ्योरम को फॉलो करेंगे। थ्योरम को फॉलो करते क्या करेंगे? देन दी आइगन वैल्यूज ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स, जो इनर्शिया मैट्रिक्स आप लोगों ने फाइंड किया है जो कि डायगोनल नहीं है, क्योंकि अगर डायगोनल होता तो वो जो एक्सिस आप लोगों ने लिए थे वही आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं। अब क्योंकि वो अगर आपका इनर्शिया मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है तो आप क्या करेंगे? उस इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे और जो इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी वो आपको उस रिजिड बॉडी के को जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया की वैल्यूज बताएंगी। जैसे कि यहाँ पे थ्योरम में भी डिस्कस हो चुका है कि इनर्शिया मैट्रिक्स को लेके आपने उसकी तीन आइगन वैल्यूज जो है वो निकालनी है। यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकालनी है। यहाँ इनर्शिया मैट्रिक्स की इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आइगन वैल्यूज की अब तीन आइगन वैल्यूज निकालेंगे। वो जो तीन आइगन वैल्यूज होंगी इनर्शिया मैट्रिक्स की वो क्या होंगी? रिजिड बॉडी की प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज की वैल्यूज होंगी। अब ये जो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज की जो वैल्यूज हैं जो कि आइगन वैल्यूज इनर्शिया मैट्रिक्स की, इनके करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो एक एक आइगन वेक्टर भी लाजमी मिलेगा। तो क्या होगा? आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस।
आइगन वेक्टर हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आप जब एक एक आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आइगन वेक्टर क्योंकि वेक्टर्स है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी लाजमी, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती ही है लाजमी। तो जो भी आप आइगन वेक्टर किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे वो आइगन वेक्टर जो है आपको उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्स जो होगा उसकी जो है वो डायरेक्शन बताएगा कि ये इस आइगन वैल्यू के इस प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्चुअली कौन सी है। तो 3 स्टेप हम लोगों ने फॉलो करना है जब भी हमें प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा किसी रिजिड बॉडी के केस में। याद रखना प्रिंसिपल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, सिंपली मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया हो। सिंपली मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सिस बता दिया जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन हम कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में भी और पिछले ऑनलाइन लेक्चर में भी, कि सिंपली मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो आपको एक्सिस बता देते हैं कहाँ से पास कर रहा है, कौन सी रिजिड बॉडी है और उसकी मास और उसके रेडियस वगैरह जो भी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो बता दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया की बात हो रही है। प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया ऐसे एक्सिस के बारे होता है, ऐसे 3 एक्सिस के बारे होता है जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इनर्शिया 0 होते हैं। तो वो जरूरी नहीं आपको बताया गया हो, तो इसलिए हमें जो ढूंढना है वो एक्सिस जो है वो ढूंढने के लिए हम लोगों ने ये 3 स्टेप जो है फॉलो करने होंगे। ये वाले 3 स्टेप को फॉलो करके हमें पता चलेगा कि हमने जो मूवमेंट इनर्शिया के आंसर निकाले हैं वो एक्चुअली प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया है या नहीं है। तो खैर यहाँ से हमें जो है प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया की वैल्यूज ही मिलेंगी जब हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इन स्टेप को फॉलो करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम गिवन रिजिड बॉडी के केस में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में सबसे पहले ओरिजिन पे जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करेंगे सिंपली एक्स वाई जी एक्सिस लेके। अब वो हमारे जो एक्स वाई जी एक्सिस हम खुद लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो एक्स वाई जी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ही है तो इनर्शिया मैट्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे जो एक्स वाई जी एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस ही है। अगर हमारे एक्स वाई जी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो इनर्शिया मैट्रिक्स में मिलेगा उसकी हम जो है आइगन वैल्यूज इवैल्यूएट करेंगे। वो आइगन वैल्यूज हमें प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया के बारे में बताएंगी और हर प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया या हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक आइगन वेक्टर भी निकाल लेंगे। वो एक आइगन वेक्टर जो है हमें करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताएगा कि उसके डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि ये वर्किंग ग्रुप को जो थोड़ा सा समझने में आसानी हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो लोगों की। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग masses स्मॉल m, 2m, 3m, 4m। तो कितने 4 पार्टिकल्स आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं। पहले पार्टिकल का मास स्मॉल m है, दूसरे का 2m, तीसरे का 3m, फोर्थ पार्टिकल का मास जो है वो 4m है। और साथ ही साथ इन चारों पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जो है ना लोकेशन भी बताई हुई है कि किन किन पॉइंट्स पे जो है स्पेस में ये पार्टिकल जो है लोकेट या लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये देखो डिफरेंट पोजीशन दी हुई है चारों पार्टिकल। इसका मतलब आपको ये सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जितने पार्टिकल आपको दिए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। यहाँ पे देख लें ये एक पार्टिकल की लोकेशन क्या है। एक पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट पे है और दूसरा पार्टिकल ए पॉइंट पे है। तो एक पार्टिकल -a, -a पे है और लास्ट वाला पार्टिकल जो है वो -a और ए पे है। तो चारों पार्टिकल जो है ना वो इनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप लाजमी आ रहा है। तो आपको जो सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल दिया गया है ये डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल दिया है। और डिस्क्रीट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है एक दूसरे के साथ जो है इस तरह जो है वो जुड़े हुए नहीं है जैसे कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी के केस में जो वो पार्टिकल जो है दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया गया है। तो इसके केस में जब आप फार्मूला लगाओगे मूवमेंट इनर्शिया या प्रोडक्ट इनर्शिया का, तो उसके केस में आप लोगों ने डिस्क्रीट केस में जो मूवमेंट इनर्शिया या प्रोडक्ट इनर्शिया के फार्मूला पढ़े हो आप वो वाला लगाओगे। डिस्क्रीट के केस में आपको पता है कि हम समेशन को यूज करते हैं। मींस आप जब आपको सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों तो आप समेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं। और अगर आपको जो है वो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो उसके केस में आप जो है वो मूवमेंट इनर्शिया या प्रोडक्ट इनर्शिया के केस में इंटीग्रल वाला फार्मूला जो है वो यूज करते हो। तो ये लिखवाए हुए हैं आपको फार्मूलाज। यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट मासेस के जो हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे बताए हुए हैं और चारों पार्टिकल की पोजीशन भी बताई हुई है, कौन कौन सी है, किन किन पॉइंट के ऊपर चारों पार्टिकल लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा है फाइंड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द रीजन। तो इसी जो सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स आपका इन 4 सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स को लेके आप लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ये नहीं कहा कि ये जो 4 सिस्टम पार्टिकल्स हैं इनका एक्स एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया निकाल लो या वाई एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया निकाल लो। मूवमेंट इनर्शिया सिंपली नहीं फाइंड करने के लिए कहा गया। आप देख लें यहाँ पे क्वेश्चन में देखें प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए आप लोगों को थ्योरम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्योरम का जो
यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे निकाला हुआ है कि जो वर्किंग रूल जो है ये थ्योरम को देख के बनाया हुआ ये वर्किंग रूल, इस वर्किंग रूल को फॉलो करके आप लोगों ने प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी होगी। और ये वर्किंग रूल क्या बताता है, प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया वैल्यू कौन सी होगी कि इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। अगर इनर्शिया मैट्रिक्स जो है आपका डायगोनल आ जाता है तो वही एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, उन एक्सिस के बाद जो आप लोगों ने मोमेंट इनर्शिया निकाला होगा वही आपका प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया होगा। अगर इनर्शिया मैट्रिक्स आपका डायगोनल नहीं है तो इनर्शिया मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल लें, वो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आइगन वैल्यूज आपकी होंगी रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया की वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन के अबाउट जो है वो इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। अब इनर्शिया मैट्रिक्स इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है कि हमें ओरिजिन पे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, उन तीनों एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट इनर्शिया निकालना है। तो ये हमें क्या मिलेगी, इनर्शिया मैट्रिक्स की डायगोनल एंटिटीज मिलेंगी। उसके बाद नॉन डायगोनल एंटिटीज निकालने के लिए इनर्शिया मैट्रिक्स की हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो वही वैल्यू करेंगे, मींस आई ऑफ एक्स वाई, आई ऑफ वाई जी, आई ऑफ एक्स जी एंड जो सारे के सारे की वैल्यूज फाइंड करने के बाद इन सब को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इन दी एंड इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। मींस कि ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको हम कह सकते हैं कि इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो मिल गया है। तो ये फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। याद रखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया हम जो है वो वर्किंग रूल को फॉलो करते ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, समेशन डिस्क्रीट केस में वो फार्मूला क्या है हमारे पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसका फार्मूला है डिस्क्रीट केस में। और इसका क्या मतलब है, हम लोग इसका मतलब ये है कि हमने सभी पार्टिकल के मूवमेंट इनर्शिया को बारी बारी फाउंड करने के बाद आपस में ऐड कर देना, ऐड कर देंगे तो हमें पूरे सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा। तो अब फार्मूला इसका ये लगा हुआ है, समेशन एम आई वाई आई स्केयर प्लस जी स्केयर। इसको अगर हम ओपन करें, क्योंकि हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, टोटल हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, तो समेशन हमारे पास ये फार्मूला एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिखा हुआ है। हम फार्मूला यहाँ पे 4 पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर एम आई इज इक्वल टू 1 to 4 वेरी करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम वन इंटू वाई वन स्केयर प्लस जी वन स्केयर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू निकाली है, ये आई इज इक्वल टू 1 के लिए फार्मूला ओपन किया है। उसके बाद प्लस आई कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, आई 1 इक्वल 1 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है। 4 तक मैं फिर बता दूं कि वेरी कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो है वो 4 नंबर ऑफ 4 पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। और फार्मूला इन जनरल में लिखा हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ है, तो n के की जगह यहाँ पे 4 यूज होगा और हमारा फार्मूला बन जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4। आई को 1 से लेकर 4 तक वेरी करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी। उसके बाद प्लस आई इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी m2 इंटू y2 स्केयर। ये y2 क्या है, दूसरे पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट है, प्लस z2 क्या है, दूसरे पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट है, ये उसका स्केयर। इस तरह एंड सो इस तरह आई इज इक्वल टू 3 यूज करके भी एक टर्म लिखेंगे और उसके बाद प्लस आई इज इक्वल टू 4 पुट करके भी एक टर्म पुट करेंगे तो ओवरऑल आपका फार्मूला ये समेशन वाला फार्मूला जो है ये ओपन हो जाएगा 4 पार्टिकल्स के केस में। तो सबसे पहले इस टर्म को जो आंसर निकाल के देखते हैं। पहली टर्म कौन सी आ रही है, पहली टर्म आ रही है आपके पास m1 इंटू वाई वन स्केयर प्लस जी1 स्केयर। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 क्या है, m1 है पहले पार्टिकल का मास। पहले पार्टिकल का मास क्या है, पहले पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो यहाँ पे m1 की जगह क्या पुट कर देंगे, स्मॉल m पुट कर देंगे। उसके बाद फार्मूले में क्या आ रहा है, y1 का स्केयर। y1 का स्केयर मीन्स जो पहला पार्टिकल है उसके y कंपोनेंट का स्केयर, और z1 का स्केयर मीन जो पहला पार्टिकल है उसके जो z कंपोनेंट है उसके z कंपोनेंट का स्केयर आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे z1 का स्केयर है, तो पहले पार्टिकल की पोजीशन को देखते हैं कहाँ पे बताई हुई है। पहला पार्टिकल की पोजीशन ये वाली बताई हुई है। इसमें y क्या आ रहा है, इसमें y की वैल्यू भी स्मॉल a ही है और z की वैल्यू भी स्मॉल a ही है। तो यहाँ पे y1 और z1 दोनों a ही हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्केयर प्लस a स्केयर। ये पहले टर्म आपके पास सॉल्व होके आ गई है यहाँ पे, यहाँ तक ये जो मैंने बता दिया यहाँ पे। उसके बाद अब दूसरी टर्म जो है वो उसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। दूसरी टर्म क्या है m2 मीन्स
सेकंड पार्टिकल का मास, और सेकंड पार्टिकल का मास क्या है, सेकंड पार्टिकल का मास जो है वो क्या है 2m है, तो यहाँ पे m2 की जगह 2m पुट कर देंगे। उसके बाद y2 स्केयर, y2 मीन्स दूसरे पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट है उसका स्केयर, और प्लस z2 स्केयर, z2 स्केयर मीन्स जो दूसरे पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट है उसका स्केयर। तो दूसरे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट माइनस a है, उसका स्केयर लिखेंगे तो वो प्लस a स्केयर बन जाएगा, और दूसरे पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट माइनस a है, उसका भी जब स्केयर लेंगे तो वो भी प्लस a स्केयर बन जाएगा। इस तरह तीसरे पार्टिकल का मास 3m और उनके कंपोनेंट का स्केयर ऐड करेंगे, फोर्थ पार्टिकल का मास 4m और उनके कंपोनेंट का स्केयर आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद इन चारों टर्म्स को आपस में सिंपलीफाई करेंगे, ऐड के बाद आपको आंसर मिलेगा 20m a स्केयर। तो ये आपको मिल जाएगा आंसर सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल के मोमेंट इनर्शिया का अबाउट x एक्सिस मीन आई और डबल x का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, मोमेंट इनर्शिया अबाउट y एक्सिस फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल का। यहाँ पे आई की वेरिएशन जो है वो 1 से लेकर 4 तक होगी, वैसे ही चार टर्म्स अपनी जो है वो 1 2 आई को 1 से लेकर 4 तक वेरी करेंगे, ओपन करेंगे, एक्स आई स्केयर प्लस वाई स्केयर जो भी इनकी वैल्यूज आ रही हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे तो आई ऑफ वाई का आंसर भी क्या आ जाएगा 20m स्केयर। इस तरह आई ऑफ जी की वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू भी आ जाएगी 20m स्केयर। यहाँ से दो नोट कर रहे हैं कि मोमेंट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल का क्या आ रहा है, तीनों एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम आया डिफरेंट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल सेम आ रहा है तो उसको ऐसे ही लेके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के आंसर निकाल लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अगेन वो भी डिस्क्रीट केस में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल डिस्क्रीट केस में गिवन दिए गए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले अगर आई ऑफ एक्स वाई का आंसर निकालेंगे तो आई ऑफ एक्स वाई का जनरल फार्मूला क्या है डिस्क्रीट केस में, माइनस समेशन एक्स आई वाई आई। और आपको याद हो यही कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन केस में ये फार्मूला बन जाता है माइनस इंटेग्रल एक्स वाई डीएम। ये कब बनता है, ये तब बनता है जब आपके पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिलहाल यहाँ पे डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम जो है वो डिस्क्रीट मास केस वाला फार्मूला है ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। तो और अगेन वैसे ही आई की वेरिएशन जो है वो 1 से लेकर 4 तक करेंगे, आई को 1 से लेकर 4 तक वेरी करते हैं। यहाँ पे 4 टर्म्स लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3 एंड आई इज इक्वल टू 4 के लिए 4 टर्म्स ये वाली बनाएंगे। यहाँ पे पहली टर्म आपके पास बनेगी यहाँ पे m1 x1 y1, फिर उसके बाद प्लस आई इज इक्वल टू 2 के लिए टर्म लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 3 के लिए एंड आई इज इक्वल टू 4 के लिए। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और याद रखें साथ में क्या है बाय माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोगों ने जब आई की वैल्यूएशन करनी है तो बार एक बार ब्रैकेट लगा के माइनस लाजमी लगाना, ये लगाना नहीं बोलना आप लोगों ने। उसके बाद आई की जो वेरिएशन है वो वाली सारी 1 से लेकर 4 तक कर देनी है। सबसे पहले टर्म क्या है m1 x1 y1। m1 मीन फर्स्ट पार्टिकल का मास वो क्या स्मॉल m, और x1 मीन्स फर्स्ट पार्टिकल का x कंपोनेंट और y1 मीन फर्स्ट पार्टिकल का y कंपोनेंट। तो अगर आप फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन का x और y कंपोनेंट देखें तो वो क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्टिकल जो है वो उसका x कंपोनेंट वो भी a है और उसका y कंपोनेंट वो भी a है। दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आप यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं हम यहाँ पे a स्केयर आ जाएगा। उसके बाद वैसे ही जब सेकंड पार्टिकल का देखेंगे, सेकंड पार्टिकल का मास 2m है और सेकंड पार्टिकल के x कंपोनेंट को जब सेकंड पार्टिकल के y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि उसमें एक कंपोनेंट जो है माइनस में आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पार्टिकल की, इसमें आपको दिखाता हूँ। सेकंड पार्टिकल का जो x कंपोनेंट है वो क्या है, वो प्लस a है और y कंपोनेंट क्या है माइनस a है। तो प्लस a जब माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास क्या आएगा माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सेकंड टर्म लिखेंगे तो सेकंड पार्टिकल का मास को जब सेकंड पार्टिकल के एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे इसके केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद वैसे तीसरे पार्टिकल के केस में लिखेंगे इस तरह, फोर्थ पार्टिकल के केस में लिखेंगे इस तरह, और सभी को ऐड करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद देखेंगे कि ये प्लस m स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर 5m स्क्वायर है, और ये माइनस 2m स्क्वायर, ये माइनस 3m स्क्वायर, ये माइनस 5m स्क्वायर है। इसलिए सब क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद आई ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। और हमें ये पता है आई ऑफ एक्स वाई हमेशा आई ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है, इसलिए आई ऑफ एक्स वाई आई ऑफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। फिर देख लें यहाँ पे क्या हुआ है,
ये जो भी सिंपलीफिकेशन करने के बाद आपका आंसर है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी, और कैंसिलेशन होने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये किसका आंसर निकाला है, ये आई ऑफ एक्स वाई का आंसर निकाला है, और हमें पता है आई ऑफ एक्स वाई आई ऑफ वाई एक्स के इक्वली होता है, इसलिए आई ऑफ वाई एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी यहाँ पे 0 लिख देंगे हम। उसके बाद आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है हमें, उसके बाद हम आई ऑफ वाई जी की वैल्यू निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी हमने आई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। आई की वेरिएशन 1 से लेकर 4 तक वेरी करेंगे, वाई और जी कंपोनेंट जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करने के बाद देखेंगे कि आई ऑफ जो वाई जी है उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है प्लस एम ए स्केयर, जो कि आई ऑफ जी वाई के इक्वल ही होगा। फिर देख लें, आई ऑफ वाई जी की वैल्यू आएगी और वो आई ऑफ जी वाई के इक्वल ही होती है। ये इन जनरल हमेशा बात होल्ड करती है कि आई ऑफ एक्स वाई हमेशा आई ऑफ वाई जी के इक्वल ही होता है। आप चाहे तो इनके फार्मूलाज भी देख सकते हैं, दोनों के फार्मूलाज भी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो आई ऑफ एक्स वाई आई ऑफ वाई जी के इक्वल होता है, आई ऑफ एक्स वाई आई ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है, आई ऑफ वाई जी आई ऑफ जी वाई के इक्वल होता है। इस तरह आई ऑफ एक्स जी जो है वो आई ऑफ जी एक्स के इक्वल होता है। तो अब इसी तरह अब हम आई ऑफ एक्स जी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला ये वाला अगेन इस केस में यूज करेंगे, आई की वैल्यूशन 1 से लेकर 4 तक यूज करेंगे। 4 टर्म्स बनेगी आपकी, चारों टर्म्स में चारों पार्टिकल के मासेस और उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनको यूज करते हुए हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करने के बाद आपको देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, आई ऑफ एक्स जी का आंसर आ रहा है 2m स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट नशिया के आंसर निकाले हैं तो उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, आई ऑफ एक्स वाई और आई ऑफ वाई जी का आंसर 0 आ रहा है, और उसके बाद आई ऑफ वाई जी जो है वो उसका आंसर 4m स्क्वायर आ रहा है, जो कि आई ऑफ वाई जी वाई की इक्वल ही है। और आई ऑफ एक्स जी का आंसर क्या आ रहा है, आई ऑफ एक्स जी का आंसर 2m स्क्वायर आ रहा है, जो कि आई ऑफ जी एक्स के इक्वल ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनर्शिया मैट्रिक्स के सभी कंपोनेंट्स की वैल्यूज जो है मिल गई हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनर्शिया मैट्रिक्स लिखेंगे, ये इनर्शिया मैट्रिक्स आपको लिखा नजर आ रहा होगा। इनर्शिया मैट्रिक्स लिखने के बाद इसके कंपोनेंट की जो जो वैल्यूज आएंगे यहाँ पे वो सारी की सारी पुट करेंगे। तो जो मोमेंट इनर्शिया जो कि डायगोनल एंटीज में आ रहे होते हैं उन सभी की वैल्यूज क्या आ रही थी 20m स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद आई ऑफ एक्स वाई और आई ऑफ वाई जी उनकी वैल्यू 0 आई थी, वो यहाँ पुट कर देंगे। और आई ऑफ एक्स जी और आई ऑफ जी एक्स उनकी वैल्यूज 2m स्क्वायर आई थी, ये लिखा हुआ है 2m स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर देंगे। और आई ऑफ वाई जी और आई ऑफ जी वाई इन दोनों का आंसर क्या आया था, ये आप लिखा हुआ, इन दोनों का आंसर जो है 4m स्क्वायर आया था, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो भी सिस्टम ऑफ फ्रीजेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो हैं वो सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल में क्वेश्चन में दिया गया था, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में हम लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया है कि ओरिजिन पे इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो क्या बनता है, मींस उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है क्या बनती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनर्शिया मैट्रिक्स या मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया था, हमें ये कहा गया था कि प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड करें। तब नोट करें कि अगर यहाँ पे ये जो प्रिंस इनर्शिया मैट्रिक्स का बना हुआ है, अगर इसकी ये डायगोनल एंटीज तो 0 आ रही हैं, सॉरी नॉन डायगोनल एंटीज तो 0 आ रही हैं, लेकिन सारी के सारी नॉन डायगोनल एंटीज जो हैं वो 0 नहीं आ रही हैं। फॉर एग्जांपल देख लें, ये भी एक नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी 0 नहीं आ रही। उसके बाद ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी 0 नहीं आ रही। ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है और ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ब्लू कलर में, ये 0 नहीं आ रही। अगर ये भी 0 आ जाती तो हमने कह देना था कि हम लोगों ने क्वेश्चन में जो एक्स वाई जी एक्सिस लिए हैं वही हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये जो मूवमेंट इनर्शिया निकाले हुए हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जी एक्सिस बाद, यही हमारे प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, और बात क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म हो जाना था। लेकिन क्योंकि नॉन डायगोनल एंटी सारी की सारी 0 नहीं आई, मींस हमें जो मैट्रिक्स मिला है, इनर्शिया मैट्रिक्स मिला है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो नहीं मिला। तब हमें प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जो इनर्शिया मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमें इसकी आइगन वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है 4 आइगन वैल्यूज। ये जो इनर्शिया मैट्रिक्स हम यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल आज की लेक्चर में क्या किया है, इस क्वेश्चन को लेके सिर्फ हम लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स ही फाइंड आउट किया है, और प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।